प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अपना इकोनॉमिक्स में। आज की कक्षा में हम कक्षा 11वीं में अर्थशास्त्र की जो पहली पुस्तक है अर्थशास्त्र में सांख्यिकी, उसमें अध्याय 2 यानी आंकड़ों का संग्रह, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले हम देखेंगे कि समंकों का अर्थ क्या होता है। समंक या आंकड़े, इनका अर्थ क्या होता है? तो किसी भी अनुसंधान को संपन्न करने के लिए, पूरा करने के लिए संख्यात्मक तथ्यों को ही समंक या आंकड़े कहते हैं। विद्यार्थियों, जिस प्रकार से मकान बनाने के लिए ईंट, सीमेंट, लोहा इत्यादि की जरूरत होती है, इनके बिना कोई भी मकान नहीं बनाया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार अनुसंधान के कार्य को करने के लिए, पूरा करने के लिए समंकों यानी कि आंकड़ों की आवश्यकता होती है। तो आप सभी अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं कि आंकड़ों का या समंक का अर्थ क्या होता है। एक बार मैं पुनः दोहरा देता हूं कि किसी अनुसंधान को संपन्न करने के लिए संख्यात्मक तथ्यों को ही क्या है, समंक या आंकड़े कहते हैं। इससे पिछले अध्याय में आपने अर्थशास्त्र की विषय वस्तु को जान ही लिया है और इसके पश्चात आज हम समंकों के बारे में यह पता करेंगे कि जो समंक या आंकड़ों का संग्रह का उद्देश्य क्या है, इनके स्रोत क्या हैं और आंकड़ों के संकलन की विधियां कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आंकड़ों के संग्रह का उद्देश्य, यानी समंकों के संकलन का उद्देश्य, कि आखिर यह समंक या आंकड़े एकत्रित क्यों किए जाते हैं। तो आंकड़ों के संग्रह का उद्देश्य किसी समस्या के स्पष्ट एवं ठोस समाधान के लिए साक्ष्य जुटाना है। अनुसंधानकर्ता को किसी भी समस्या के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करने के लिए, ठोस रूप से उस समस्या का समाधान करने के लिए साक्ष्य को जुटाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। किसका मुख्य उद्देश्य है? आंकड़ों के संग्रह का मुख्य उद्देश्य है। अर्थशास्त्र में आपने यह कई बार देखा होगा कि अनेक उतार चढ़ाव के बाद में खाद्यान्न उत्पादन पिछले वर्ष जैसे 10 टन था और इस वर्ष 13 टन या 12 टन हो गया है, या कोई और भी आंकड़े आपने या कोई भी दूसरे समंक आपने सुने होंगे। आप इस कथन से यह देख सकते हैं कि विभिन्न वर्षों में खाद्यान्न के उत्पादन एक समान नहीं रहता है, उसमें कभी कमी तो कभी वृद्धि होती रहती है। यह फसल दर फसल अलग अलग फसलों में या अलग अलग वर्षों में उत्पादन में बदलाव हो जाते हैं। क्योंकि ये परिवर्तन क्या होते हैं, ये जो मूल्य हैं यह परिवर्तनशील होते हैं। कभी उत्पादन ज्यादा हो जाता है, कभी उत्पादन कम हो जाता है, तो इन्हें चर कहा जाता है और इन चरों को प्रायः XYZ के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। आपने कक्षा 10वीं में गणित में भी पढ़ा होगा। तो इन चरों को प्रायः हम क्या है, XYZ अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक चर को मूल्य प्रेक्षण कहलाता है। जो प्रत्येक चर है वह क्या है, मूल्य प्रेक्षण कहलाता है। उदाहरण के लिए आपकी पुस्तक में दिया है कि भारत में खाद्यान्न उत्पादन 1970-71 में 100 मिलियन टन से लेकर के 2016-17 में 272 मिलियन टन के बीच रहा, जैसा कि आपको सारणी में दिखाया गया है। यहां पर जो वर्ष दिए हैं, आपकी पुस्तक में जो सारणी दी है, आप उस पुस्तक में सारणी को देख सकते हैं। यहां पर वर्षों को चर जो है वह x के द्वारा और भारत में खाद्यान्न के उत्पादन को चर y के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। यहां पर चर x और y के मूल्य क्या हैं, यही आंकड़े हैं। जो अलग अलग मूल्य हैं, वैल्यू दी है, यही आंकड़े हैं जिनके द्वारा हम भारत में खाद्यान्न उत्पादन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। खाद्यान्नों के उत्पादन में उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति को जानने के लिए हम विभिन्न वर्षों में हम क्या करते हैं, विभिन्न वर्षों के लिए भारत में खाद्यान्न उत्पादन के आंकड़ों की हमें जरूरत होती है। हमें उनकी आवश्यकता पड़ती है कि 1970-71 में कितना उत्पादन हुआ, 78-79 में कितना उत्पादन हुआ, यानी अलग अलग वर्षों में हम जितने भी वर्षों की जानकारी हमें संग्रहित करना है, तो उन आंकड़ों के हिसाब से ही हम आगे की सूचना तैयार कर सकते हैं।
आंकड़ों की हमें आवश्यकता पड़ती है। आंकड़ा एक ऐसा साधन है जो सूचनाएं प्रदान करके समस्याओं को समझने में सहायक होता है। आप जानना चाहते हैं ये आंकड़े कहां से आते हैं, यानी आंकड़ों के स्रोत क्या हैं। तो अब हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि आंकड़ों के स्रोत क्या क्या हैं। आंकड़ों के स्रोत मुख्य रूप से दो हैं, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राथमिक आंकड़ों की। सांख्यिकी आंकड़े दो स्रोत होते हैं, जिनमें से जो गणनाकार यानी कि जो आंकड़ों को संग्रह कर रहा है वह गणनाकार जांच पड़ताल या पूछताछ करके स्वयं ही जब किन्हीं आंकड़ों को एकत्रित करता है, ऐसे आंकड़े प्राथमिक आंकड़े कहे जाते हैं। यानी किसी जानकारी को कोई व्यक्ति घर घर जाकर के अपने हिसाब से तैयार करता है, आंकड़े प्राप्त करता है, अलग अलग समंकों को प्राप्त करता है, तो ये आंकड़े प्राथमिक आंकड़े कहे जाते हैं। क्योंकि ये आंकड़े प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त की गई जानकारी पर आधारित होते हैं। ये किसी दूसरे से चुराई हुई चीज नहीं होती है, चुराए हुए आंकड़े नहीं होते हैं। यह व्यक्ति जो अनुसंधान करता है वह स्वयं जाता है घर घर जाकर के, या व्यक्ति व्यक्ति से एक एक परिवार में जाकर के आंकड़े इकट्ठे करता है। तो ये आंकड़े कैसे कहलाते हैं? प्राथमिक आंकड़े या प्राथमिक समंक कहलाते हैं। मान लें कि आप विद्यालयी बच्चों के बीच में अपने स्कूल के बच्चों में किसी फिल्मी सितारे की लोकप्रियता की जानकारी लेना चाहते हैं, तो इस संबंध में वांछित जानकारी लेने के लिए आपको काफी बड़ी संख्या में विद्यालय के छात्रों से, अलग अलग छात्र से प्रश्नों के माध्यम से पूछताछ करनी होगी। यह जब हम पूछताछ करेंगे, एक एक बच्चे से जानकारी प्राप्त करेंगे, तो इस विधि से आप जो आंकड़े प्राप्त करते हैं वही क्या कहलाएंगे? प्राथमिक आंकड़े कहलाएंगे। इसी के साथ एक और होता है द्वितीयक आंकड़े। द्वितीयक आंकड़े में क्या है, आइए हम देखते हैं कि यदि किसी दूसरी संस्था के द्वारा इन आंकड़ों को संग्रहित एवं संशोधित किया जाता है तो इन्हें द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। कैसे? यदि कहीं किसी पत्रिका में, समाचार पत्र में कोई खबर छपी है या कोई आंकड़े दिए हुए हैं, हम उन आंकड़ों को, उन समंकों को किसी दूसरे उद्देश्य में, दूसरे कार्य में संलग्न करते हैं, उन उद्देश्य, अपना अलग उद्देश्य पूरा करते हैं उन आंकड़ों से, तो यह द्वितीय समंक या द्वितीयक आंकड़े कहलाएंगे। इन आंकड़ों को या तो प्रकाशित स्रोतों से, जैसे कि सरकारी रिपोर्ट, दस्तावेज, समाचार पत्र या अर्थशास्त्रियों द्वारा जो अलग अलग पुस्तकें लिखी हैं, उन पुस्तकों से या अन्य किसी स्रोत से प्राप्त किया जा सकता है। जैसे वेबसाइट से भी हम कोई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अतः ये आंकड़े उन स्रोतों के लिए प्राथमिक हैं जो उन्हें पहली बार संग्रहित करते हैं एवं संसाधित करते हैं। उनके लिए तो प्राथमिक है क्योंकि उन्होंने मेहनत करके घर घर जाकर के या एक एक व्यक्ति से संपर्क करके इन आंकड़ों को तैयार किया, तो उनके लिए प्राथमिक है। लेकिन बाद में कोई उन आंकड़ों को प्रयोग करता है, उन आंकड़ों का प्रयोग करता है, तो वह द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। उदाहरण के लिए मान लें कि छात्रों में किसी सिनेमा कलाकार की लोकप्रियता के बारे में आंकड़े एकत्रित करने के पश्चात, हमने अभी पूर्व में उदाहरण देखा था कि किसी सिनेमा कलाकार की लोकप्रियता के बारे में हम एक एक विद्यार्थी से जानकारी प्राप्त करते हैं, तो उसकी लोकप्रियता के बारे में हम जानकारी पूर्व में प्राप्त कर चुके हैं। एक रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं, किसी समाचार पत्र में, पत्रिका में छपती है ये रिपोर्ट। यदि आपके द्वारा संग्रह किए गए आंकड़ों का उपयोग कोई इसी तरह किसी अन्य अध्ययन के लिए करता है, कोई दूसरे उद्देश्य के लिए करता है, तो इसी तरह किसी अन्य उद्देश्य के लिए जो आंकड़ों का उपयोग करता है, तो उसके लिए यह क्या हो जाएंगे? द्वितीयक आंकड़े हो जाएंगे। अब बारी आती है हम आंकड़े कैसे संग्रहित करते हैं, आंकड़े कैसे संग्रहित किए जाते हैं, यानी किस प्रकार से आंकड़ों का संग्रहण होता है, इस पर हम चर्चा करते हैं। पुस्तक में दिया है कि क्या आप जानते हैं कि कोई विनिर्माता अपने किसी उत्पाद के संबंध में, कोई वस्तु का निर्माता वस्तु के उत्पाद के संबंध में, या कोई राजनीतिक पार्टी अपने किसी उम्मीदवार के विषय में कैसे निर्णय करती है?
क्या आगे दिया है इसमें कि किसी उम्मीदवार के विषय में कैसे निर्णय करती है कि वे उत्पाद विशेष जो उत्पादन हो रहा है या उम्मीदवार विशेष के बारे में जन समुदाय से प्रश्नों के माध्यम से सर्वेक्षण करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं कि कौन सा उम्मीदवार जीतेगा हमारा, किस उम्मीदवार की अच्छी छवि है या कौन सी सामग्री बाजार में ज्यादा मांगी जा रही है। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य कुछ विशिष्टताओं जैसे कि कीमत है, गुणवत्ता है, उपयोगिता है, उत्पाद के संबंध में और लोकप्रियता, ईमानदारी और निष्ठा के संबंध में जानकारी एकत्र करना होता है। तो ये सर्वेक्षण से अलग अलग जानकारी इकट्ठी करना होती है। सर्वेक्षण का उद्देश्य आंकड़ों को संग्रहित करना होता है। जो सर्वेक्षण होते हैं उनका क्या उद्देश्य होता है? आंकड़ों को एकत्रित करना होता है। सर्वेक्षण वह विधि है जिसके द्वारा विभिन्न व्यक्तियों से सूचना एकत्र की जाती है। विद्यार्थियों, आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं कि सर्वेक्षण क्या है। तो सर्वेक्षण वह विधि है जिसके द्वारा विभिन्न व्यक्तियों से सूचना एकत्रित की जाती है। इसके पश्चात अब बारी आती है सर्वेक्षण के साधनों की तैयारी। सर्वेक्षण के साधनों की तैयारी में प्रश्नावली या अनुसूची के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। सर्वेक्षण में उपयोग किए जाने वाला सर्वाधिक प्रचलित साधन प्रश्नावली या साक्षात्कार अनुसूची है। ये सर्वेक्षण होते हैं उनके बारे में सबसे ज्यादा जो उपयोग किया जाता है वह साक्षात्कार है या साक्षात्कार की अनुसूची या प्रश्नावली है। प्रश्नावली यानी प्रश्नों को तैयार करके किसी व्यक्ति के पास में या तो जो प्रश्न करने वाला है वो स्वयं पहुंच जाता है, वो प्रश्न करता है, संबंधित व्यक्तियों से उनके उत्तर जानने का प्रयास करता है। तो ये प्रश्नावली है। तो आइए देखते हैं हम इस आगे। प्रश्नावली या तो स्वयं उत्तरदाता के द्वारा भरी जाती है या फिर जो उत्तरदाता है जिससे हमें उत्तर चाहिए, या तो वो प्रश्नावली वह उत्तरदाता स्वयं भरता है या फिर जो शोध करता है, जो गणना करने वाला गणनाकार है या प्रशिक्षित जांच करता है, ऐसा व्यक्ति जिसे प्रशिक्षण दिया गया हो, जांच करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया हो, उसके द्वारा भरी जाती है। प्रश्नावली या साक्षात्कार जो अनुसूची के तैयार करने में आपको निम्नलिखित बातें ध्यान में रखना है। यानी अब हम उन बातों पर चर्चा करेंगे कि प्रश्नावली तैयार करते समय हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना होगा। प्रश्नावली बहुत लंबी नहीं होना चाहिए। पहली बात दी है जब प्रश्नावली हम तैयार करें कि प्रश्नावली बहुत लंबी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा लंबी प्रश्नावली होगी तो उत्तर देने वाला थक जाएगा या उसे भी समय का अभाव रहेगा, तो वह पूरे प्रश्न को उत्तर नहीं देना चाहेगा। जहां तक संभव हो सके प्रश्नों की संख्या कम से कम होना चाहिए। लंबी प्रश्नावली क्या करती है? उत्तरदाताओं को हतोत्साहित करती है। तो क्या होना चाहिए? पहला क्या है? पहला इसमें जो महत्वपूर्ण बात है पहली कि प्रश्नावली बहुत लंबी नहीं होना चाहिए। इसके बाद में प्रश्नावली आसान होनी चाहिए। कैसे? कि प्रश्नावली जो प्रश्नों की आपकी सूची है, प्रश्नावली है, वह समझने में आसान होना चाहिए। कठिन एवं अस्पष्ट प्रश्नों से बचना चाहिए। तीसरा है प्रश्न ऐसे क्रम में व्यवस्थित किए जाएं कि उत्तर देने वाला व्यक्ति आराम से उत्तर दे सके। प्रश्नों का क्रम अच्छे से हो। जैसे हमने किसी व्यक्ति से जानकारी प्राप्त करना है तो हमने पहले पूछ लिया आपका नाम क्या है, आपके पिता का नाम क्या है, आपका पता क्या है। यदि हम किसी के दादाजी का नाम पहले पूछ लें या पता पहले पूछ लें और फिर उसका नाम पूछें, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। तो प्रश्नावली कैसी होना चाहिए? प्रश्नावली में क्रम से व्यवस्थित होना चाहिए। प्रश्न ऐसे क्रम में व्यवस्थित किए जाना चाहिए कि उत्तर देने वाला व्यक्ति आराम से उत्तर दे सके। आगे बताया है कि प्रश्नावली सामान्य प्रश्नों से शुरू होकर के विशिष्ट प्रश्नों की ओर बढ़ना चाहिए। यानी शुरुआत में सामान्य प्रश्न पूछने चाहिए, इसके बाद जो विशिष्ट प्रश्न हैं उनको बाद में पूछना चाहिए। प्रश्नावली की शुरुआत सामान्य प्रश्नों से करने के बाद में उसमें धीरे धीरे क्रमशः बाद में जो विशिष्ट प्रश्न हैं उनको समाविष्ट किया जाना चाहिए, शामिल किया जाना चाहिए।
इससे क्या है, उत्तरदाता निश्चिंत हो जाता है। अब यहाँ कुछ आइए अब हम देखते हैं कि जो प्रश्नावली है उस प्रश्नावली में कभी कभी गलत प्रश्न पूछ लिए जाते हैं या उनका तरीका गलत होता है, उसको सही प्रश्न के माध्यम से हम समझते हैं। सबसे पहले यहाँ दिया है एक, क्या बिजली के प्रभार में वृद्धि को उचित ठहराया जा सकता है। दूसरा इसी में प्रश्न है, क्या आपके क्षेत्र में बिजली की पूर्ति नियमित रहती है। ये दो प्रश्न हैं। अब यहाँ पर सही तरीका बताया गया। सही तरीका क्या होना चाहिए कि हम सबसे पहले उससे संबंधित व्यक्ति से ये पूछें कि क्या आपके क्षेत्र में बिजली की पूर्ति नियमित रहती है। जब हम इस प्रश्न को पूछ लेंगे, इसका उत्तर जान लेंगे, इसके बाद हम उससे पूछेंगे कि क्या बिजली के प्रभार में वृद्धि को उचित ठहराया जा सकता है। इस प्रकार से हम प्रश्नों को सही क्रम में पूछें। आगे दिया है, प्रश्न यथा तथ्य एवं स्पष्ट होना चाहिए। प्रश्न कैसे होना चाहिए, ये स्पष्ट होना चाहिए। दिया है गलत प्रश्न, आप आकर्षक दिखने के लिए अपनी आय का कितना प्रतिशत भाग कपड़ों पर खर्च करते हैं। जब हम किसी से पूछेंगे तो हो सकता है उसका सही उत्तर ना दे पाए, लेकिन यदि हम पूछेंगे तरीका बदल देंगे, आप अपनी आय का कितना प्रतिशत भाग कपड़ों पर खर्च करते हैं, तो उत्तर देने वाला आसानी से उत्तर दे देगा। आगे दिया है कि प्रश्न अनेकार्थक या अस्पष्ट नहीं होना चाहिए। अनेकार्थी नहीं होना चाहिए। जैसे दिया है, प्रश्न ऐसे हो ताकि उत्तरदाता शीघ्र एवं स्पष्ट रूप से उत्तर देने के लिए तैयार रहे। जैसे एक उदाहरण दिया है, गलत प्रश्न पहले बताया है कि गलत तरीका, कि क्या आप प्रतिमाह पुस्तकों पर बहुत पैसा खर्च करते हैं। इसका सही तरीका क्या दिया है कि सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं, और दिया है आप प्रतिमाह पुस्तकों पर कितना खर्च करते हैं। 200 रुपये से कम, 200 से 300 के बीच में, 200 रुपये से 300 रुपये से 400 रुपये के बीच में, या 400 रुपये से अधिक। जब हम ऐसा प्रश्न करेंगे प्रश्नावली में, तो उत्तरदाता आसानी से उत्तर चिन्हित कर देगा या हमें उत्तर बता देगा कि हम 300 रुपये से लेकर 400 के बीच खर्च करते हैं, या 400 से अधिक, या इनमें से कोई दूसरा विकल्प। प्रश्न दोहरी नकारात्मकता वाले नहीं होना चाहिए। अगला इसमें यह बताया है कि प्रश्न कैसा, दोहरी नकारात्मकता वाला नहीं होना चाहिए। जैसे प्रश्नों को क्या आप नहीं से शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें पूर्वाग्रह से ग्रसित उत्तर मिलने की संभावना रहती है, सही उत्तर हमें नहीं मिल पाता है। नकारात्मकता उस प्रश्न में ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दो जगह हमें नहीं शब्द का प्रयोग या नकारात्मकता का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे गलत प्रश्न के बारे में बताया है, क्या आप ऐसा नहीं सोचते कि धूम्रपान को निषिद्ध किया जाना चाहिए। जब हम ऐसा प्रश्न करेंगे तो हो सकता है उत्तरदाता को उत्तर के बारे में सही उत्तर आते हुए भी समझ की वजह से वह गलत उत्तर दे दे। सही उत्तर सही प्रश्न हमें कैसे करना चाहिए, क्या आप सोचते हैं कि धूम्रपान को निषिद्ध किया जाना चाहिए। इसमें उत्तरदाता निसंकोच होकर के सही से उत्तर दे पाएगा। प्रश्न संकेतक प्रश्न नहीं होना चाहिए, जिससे उत्तरदाता को जवाब देने के लिए सूत्र मिल सके। जैसे पहले से संकेत नहीं होना चाहिए। जैसे दिया है, क्या आप इस उच्च कोटि की चाय के स्वाद को पसंद करते हैं। इसके बदले में हम थोड़ा सा बदल के पूछेंगे, क्या पूछें कि आपको इस चाय का स्वाद कैसा लगा। जब हम इस प्रकार से प्रश्न पूछेंगे तो उत्तरदाता आसानी से और सही उत्तर दे सके। अगला है, प्रश्न से उत्तर के विकल्प का संकेत नहीं मिलना चाहिए। आगे बताया है कि प्रश्न से उत्तर के विकल्प का संकेत नहीं मिलना चाहिए। जैसे क्या आप कॉलेज के बाद नौकरी करना चाहेंगे या गृहिणी बनना चाहेंगे। इसमें क्या हो गया, पहले ही हमने दो विकल्प बता दिए कि आप कॉलेज के बाद नौकरी करें या फिर गृहिणी बनना चाहेंगे। तो इसके बदले में हम क्या पूछें कि आप कॉलेज के बाद क्या करना चाहेंगे। प्रश्नावली तैयार करते समय जब प्रश्नावली के अंतर्गत दो या दो से अधिक उत्तरों के विकल्प होते हैं, वहां बहुविकल्पी प्रश्न अधिक उपयुक्त होते हैं। जैसे कि
एक प्रश्न दिया है, आपने अपनी जमीन क्यों बेच दी, तो उसके कुछ विकल्प, कर्ज चुकाने के लिए, बच्चों की शिक्षा हेतु धन की व्यवस्था करने के लिए, किसी अन्य संपत्ति में निवेश करने के लिए, या कोई अन्य कारण। इस प्रकार से हमने ये देखा कि एक प्रश्नावली में हमें तैयार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके पश्चात अब हम देखेंगे आंकड़ा संग्रह की विधि। आंकड़ों के संग्रह की विधियां। तो हम आंकड़ों के संग्रहण की कुछ विधियां देखेंगे। आंकड़ा संग्रह की 3 मुख्य रूप से विधियां हैं, वैयक्तिक साक्षात्कार, डाक द्वारा सर्वेक्षण, और तीसरा है टेलीफोन साक्षात्कार। तो आइए अब हम देखते हैं वैयक्तिक साक्षात्कार। यह विधि तभी उपयोग में लाई जाती है जब शोधकर्ता सभी सदस्यों के पास जा सकता हो, यानी आमने सामने बैठ करके प्रश्न किए जाएं। इसमें शोधकर्ता क्या होता है, आमने सामने होकर के उत्तरदाता से साक्षात्कार करता है, पूछता है। वैयक्तिक साक्षात्कार को कई कारणों से प्राथमिकता दी जाती है, यानी इस वैयक्तिक साक्षात्कार के कुछ गुण हैं। इन गुणों को देखते हैं। इसमें सबसे पहला है कि इसमें सर्वेक्षक एवं उत्तरदाता के बीच व्यक्तिगत संपर्क होता है। इसमें क्या होता है, सर्वेक्षक एवं जो सर्वेक्षण करने आया व्यक्ति है और उत्तर देने वाला व्यक्ति है, इनमें व्यक्तिगत संपर्क होता है। सर्वेक्षक या जो साक्षात्कारकर्ता को यह समय मिल जाता है, अवसर मिल जाता है कि वह उत्तरदाता को अध्ययन के उद्देश्य के बारे में भी बता सके कि हम यह अध्ययन क्यों कर रहे हैं, हम ये आंकड़े या जानकारी क्यों प्राप्त कर रहे हैं, और उत्तरदाता की किसी भी पूछताछ का जवाब दे सके। इसमें साक्षात्कारकर्ता उत्तरदाता से यह निवेदन भी कर सकता है कि वह विशेष महत्व के बिंदुओं को विस्तार से बताए। कोई महत्वपूर्ण बिंदु है, विशेष महत्व का बिंदु है, तो हम उसे विस्तार से जानकारी प्राप्त कर भी सकते हैं। इसमें अपनिर्वचन यानी गलत व्याख्या या गलत फहमी से बचा जा सकता है, क्योंकि कभी कभी प्रश्न समझ में नहीं आ पाता और उसका उत्तर गलत हो जाता है, लेकिन इसमें इस बात से बचा जा सकता है। साथ ही उत्तरदाता की प्रतिक्रिया को देखकर कुछ संपूरक सूचनाएं, कुछ और भी सूचनाएं हम प्राप्त कर सकते हैं। वैयक्तिक साक्षात्कार की कुछ कमियां भी हैं। अब हम इस वैयक्तिक साक्षात्कार की कमियों पर या दोष पर चर्चा करेंगे। यह काफी खर्चीली है। खर्चीली क्यों है भाई? खर्चीली इसलिए है कि एक एक व्यक्ति के पास जाकर के अपनी जो आंकड़े हैं, जो जानकारी है, वो प्राप्त करना होती है। इस कारण से यह विधि कैसी है? खर्चीली है। इसके पश्चात इसमें प्रशिक्षित साक्षात्कारकर्ताओं की जरूरत होती है। इसमें जो साक्षात्कार करता है उसे ट्रेनिंग देने की आवश्यकता होती है, प्रशिक्षित होना चाहिए। और इसमें तीसरा है, सर्वेक्षण पूरा करने में समय भी ज्यादा लगता है, यानी अधिक समय लगता है। और कभी कभी जो शोधकर्ता या सर्वेक्षक की उपस्थिति के कारण जो उत्तर देने वाला व्यक्ति है वह सही बात नहीं बताता है, यानी संकोच कर लेता है या उत्तर को गलत दे देता है। अगली विधि है डाक द्वारा प्रश्नावली भेजना। डाक के द्वारा हम प्रश्नावली भेज देते हैं और उत्तर देने वाला अपने हिसाब से उत्तर को तैयार करके निर्धारित पते पर भेज सकता है। जब सर्वेक्षण में आंकड़ों को डाक के द्वारा संग्रहित किया जाता है तो प्रत्येक उत्तरदाता को डाक द्वारा प्रश्नावली इस निवेदन के साथ भेजी जाती है कि इसे पूरी करके वह निश्चित तारीख तक, हम एक कोई तारीख उसमें लिख दी जाती है कि इस दिनांक तक आपको यह प्रश्नावली के उत्तरों को तैयार करके वापस भेजना है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि वह बहुत कम खर्चीली है, इसमें पैसा कम खर्च होता है। इसके क्यों कम पैसा खर्च होता है? क्योंकि हमने प्रश्नावली तैयार की और उन प्रश्नों को संबंधित जिस व्यक्ति के पास भेजना है उसके डाक के पते पर हमने भेज दी और उस व्यक्ति ने अपने उत्तर तैयार किए और उन उत्तरों को तैयार करके पुनः डाक के माध्यम से हमारे पास या अनुसंधानकर्ता के पास वह जानकारी भेज दी। तो यह बहुत कम खर्चीली होती है। और इसके साथ साथ इस विधि के द्वारा शोधकर्ता या जो सर्वेक्षक है काफी दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंच जाता है।
जहां तक वो व्यक्ति शायद ना पहुंच पाए या मोबाइल के माध्यम से संपर्क ना कर पाए, लेकिन वहां पर डाक के माध्यम से हम यह प्रश्नावली पहुंचा देते हैं। इस विधि में साक्षात्कारकर्ता उत्तरदाता पर प्रभाव भी नहीं डालता, क्योंकि आमने सामने नहीं बैठना होता है, तो उत्तर देने वाला आसानी से अपने उत्तर तैयार करके साक्षात्कारकर्ता को या जानकारी प्राप्तकर्ता को भेज सकता है। साथ ही यह उत्तरदाता को पर्याप्त समय भी देता है ताकि वह सोच विचार करके प्रश्नों के उत्तर दे सके। आजकल एक ऑनलाइन सर्वेक्षण तो आपने देखा ही होगा, SMS के माध्यम से कई बार सर्वेक्षण होते हैं कि आप इसके बारे में अपनी क्या राय देते हैं, आपको यह जानकारी कैसी लगी, उनका सर्वेक्षण होता रहता है। डाक द्वारा सर्वेक्षण की कुछ कमियां भी हैं, उन कमी को देखते हैं कि प्रश्नावली के निर्देशों के स्पष्टीकरण के अवसर नहीं मिलते। हम प्रश्नावली के जो निर्देश हैं उनको अच्छे से स्पष्ट नहीं कर पाते, जो कि हम साक्षात्कार विधि में कर पाते हैं। अतः इसमें प्रश्न के अपनिर्वचन की गलत समझने, गलत व्याख्या होने की संभावना रहती है। साथ ही डाक सर्वेक्षण के द्वारा कम संख्या में उत्तरदाताओं से उत्तर प्राप्ति की संभावना रहती है, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, प्रश्न प्राप्त हो जाते हैं, प्रश्नावली प्राप्त हो जाती है और उसके उत्तर तैयार करके नहीं भेजते हैं। और साथ ही कभी कभी डाक विभाग के द्वारा प्रश्नावली खो जाने का भी डर रहता है। तो ये उसके दोष हो गए। अब इसके बाद हम देखते हैं टेलीफोन साक्षात्कार। टेलीफोन साक्षात्कार के अंतर्गत क्या होता है, शोधकर्ता या जांचकर्ता टेलीफोन के माध्यम से सर्वेक्षण करता है, मोबाइल के माध्यम से सर्वेक्षण करता है। टेलीफोन साक्षात्कार का लाभ यह है कि यह वैयक्तिक साक्षात्कार की अपेक्षा सस्ता होता है। तो सबसे पहला इसका जो लाभ है या गुण है वह सस्ता होना है। इसमें कम समय में ही संपन्न किया जा सकता है, इसमें समय भी कम लगता है। यह प्रश्नों को स्पष्ट करके सर्वेक्षक और सर्वेकर्ताओं के लिए उत्तरदाता की मदद करने में सहायता भी प्रदान करता है। जो सर्वेक्षक है, जो उत्तर प्राप्त कर रहा है, उसके शोधकर्ता अपने प्रश्नों को अच्छे से समझा सकता है उत्तर देने वाले को। टेलीफोन साक्षात्कार उन मामलों में अधिक बेहतर होता है जहां वैयक्तिक साक्षात्कार के समय उत्तरदाता कुछ प्रश्नों में झिझक महसूस करता है। तो वहां पर क्योंकि टेलीफोन के माध्यम से व्यक्ति आमने सामने दिखाई नहीं देता है, बस सुनाई देता है, इस कारण से कुछ झिझक कम होती है। इस विधि में कमी भी है, इसमें लोगों को सर्वेक्षक की पहुंच सीमित हो जाती है, क्योंकि बहुत से लोगों के पास निजी टेलीफोन नहीं होते हैं, इसलिए ज्यादा लोगों से इसमें संपर्क नहीं हो पाता है। इसके साथ टेलीफोन साक्षात्कार में यह भी कमी है कि संवेदनशील मुद्दों पर कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें उत्तरदाताओं की उन प्रतिक्रियाओं को दृश्य रूप में नहीं देखा जा सकता है। उनकी उत्तर देते समय की भावभंगिमा, व्यवहार, वो हम नहीं देख पाते हैं, जो इन विषय की पर सही जानकारी प्राप्त करने में सहायक होती है। इसके पश्चात एक और सर्वेक्षण दिया है, प्रायोगिक सर्वेक्षण। एक बार जब सर्वेक्षण हेतु प्रश्नावली तैयार हो जाए, जब पहले से सूची तैयार हो जाए प्रश्नावली की, तो सलाह यह दी जाती है कि छोटे समूह का सर्वेक्षण करके, यानी ट्रायल सर्वेक्षण करके, छोटे समूह पर सर्वेक्षण करके देख लिया जाना चाहिए, जिसे प्रायोगिक सर्वेक्षण के रूप में या प्रश्नावली की पूर्व परीक्षा के रूप में देखा जाता है। सर्वेक्षण के बारे में प्रारंभिक अनुमान लगाने में प्रायोगिक सर्वेक्षण बहुत सहायक होता है, ताकि प्रश्नों में यदि कोई कमी रह जाए, कोई त्रुटि रह जाए, तो उसको पता चल जाता। जब हम 2-4 लोगों से प्रश्न करते हैं, उनको प्रश्नावली भेजते हैं, तो उनके बारे में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, तो उसके बारे में हम सही कर सकते हैं और प्रश्नावली में पुनः संशोधन करने के पश्चात उस प्रश्नावली को आगे भेज सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हमने आंकड़ों के अर्थ को समझा, उनके एकत्रीकरण के उद्देश्य को समझा, आंकड़ों के स्रोत को समझा और आंकड़ों को संग्रहित करने की विभिन्न विधियों के बारे में समझा। वैयक्तिक साक्षात्कार, डाक के द्वारा प्रश्नावली भेजना, टेलीफोन साक्षात्कार और प्रायोगिक सर्वेक्षण के बारे में समझा, जाना। इसके बाद का जो भाग है, इस इकाई के बाद का जो भाग है, उसको हम अगले वीडियो में पूरा करेंगे। आप सभी ने मेरी कक्षा में सहभागिता की, वीडियो देखा, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।